हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में इंटरेस्ट रेट किसे कहते हैं और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन करते हैं उसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट रेट या इंटरेस्ट क्या होता है? सो बेसिकली जब भी मनी बोरो की जाती है तो जो मॉनेटरी चार्ज उस पे एप्लीकेबल होता है, उस बोरोड मनी पे जो मॉनेटरी चार्जेस लिए जाते हैं, दैट मॉनेटरी चार्जेस आर इंटरेस्ट, राइट। तो देखिए, इस चीज़ को समझिएगा कि जब भी कोई लोन लेता है, कोई उधार लेता है या आप उधार देते हैं या आप उधार लेते हैं, तो आपको इन रिटर्न उस उधार के बदले कुछ देना पड़ता है मॉनेटरी टर्म्स में, है ना? पैसे के टर्म में आपको इन रिटर्न कुछ पे करते रहना पड़ता है, क्योंकि आपने उनसे पैसे उधार लिए हैं या उन्होंने आपसे पैसे उधार लिए हैं, तो वो आपको पे करेंगे। ये जो एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ता है कि उधार लिया है इसलिए पे करना पड़ रहा है, वो जो चार्ज आप पे एप्लीकेबल होता है, वो चार्ज ही क्या कहलाता है? इंटरेस्ट कहलाता है। सो बेसिकली इंटरेस्ट का जो ये वर्ड है ना, वो लैटिन वर्ड इंटरसी से आया है, जिसका मतलब होता है कंपनसेशन फॉर लॉस, है ना? लॉस के लिए कंपनसेट करना। ठीक, देखिए, ये जो इंटरेस्ट वर्ड है ना, वो बेसिकली मिडिल से और फ्रेंच से, ऐसे कई जगह से आया हुआ है। उसके 3-4 सोर्सेज हैं। बेसिकली इंटरेस्ट की जब बात करते हैं तो वो है कंपनसेशन फॉर लॉस के लिए, राइट। अब इसका मतलब समझिए, कंपनसेशन फॉर लॉस क्या कहता है कि कोई लॉस है, आपको कोई नुकसान हो रहा है, उसको कंपनसेट करे कि ठीक है, अगर ये आपको नुकसान हो रहा है तो उसको कैसे कम किया जा सकता है, उस लॉस को कम कैसे किया जाता है, उसके लिए कंपनसेशन। तो उसी को इंटरेस्ट कहा गया जो वर्ड इंटरेस्ट को फ्रेम करता है, ठीक है। अब इस चीज़ को समझिए कि ये कैसे है, या कंपनसेशन फॉर लॉस कैसे हुआ। तो देखिए, जब भी कोई पर्सन उधार देता है ना, मनी लेंड करता है, बीइंग एन लेंडर, जब वो अपना पैसा किसी दूसरे को दे रहा है, तो क्या हो जाता है कि दूसरा उस पैसे का इस्तेमाल करता है और उतनी टाइम के लिए वो पैसा उस इंसान के पास नहीं रह जाता है जिसने उसको उधार दिया, ठीक। तो वो क्या कहता है कि हमने अपना पैसा उठा के किसी को दिया तो हमें उसका कंपनसेशन मिलना चाहिए, क्योंकि अब वो पैसा मेरे पास नहीं है, मैं उसको यूज़ नहीं कर सकता। मैंने उठा के किसी को दे दिया, अब मैं उसको यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे कंपनसेशन में मेरा ये लॉस हो गया कि मैं उस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पाऊँगा। जब तक कि वो लोन के फॉर्म में, जब तक कि किसी ने उधार ले रखा, जब तक वो रिटर्न नहीं कर देता, तब तक मैं उस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो मुझे कंपनसेशन में कुछ मिलना चाहिए। मेरा ये जो लॉस हुआ उसको कंपनसेट करने के लिए मुझे मिलना चाहिए। तो जो उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए जो मनी पे की जाती है ना, वो मनी ही क्या कहलाती है? इंटरेस्ट कहलाती है। सो बेसिकली प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब जो अमाउंट बोरो किया गया है बोरोवर के थ्रू, है ना। लेंडर कौन होता है? जिसने पैसा उधार दिया, है ना। और बोरोवर कौन हो गया? जिसने पैसा उधार लिया। तो जो भी पैसा लेंडर के थ्रू बोरोवर को दिया गया है, उससे एक्स्ट्रा बोरोवर जब भी पैसा देता है, जितना भी पैसा उस बोरोइंग अमाउंट से ज़्यादा जो भी पैसा बोरोवर रिटर्न कर रहा है लेंडर को, वो क्या होता है? हमारा इंटरेस्ट होता है। तो इंटरेस्ट का अमाउंट क्या होता है? ओवर एंड अबव द प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट मतलब क्या हो गया? एक्चुअली जितना पैसा उधार लिया था। सपोज करिए आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया, या 1 लाख रुपए की आपको ज़रूरत थी, आपने 1 लाख रुपए किसी से मांगा, ठीक है। तो जिससे आपने 1 लाख रुपया लिया है, अब वो पर्सन 1 लाख रुपए का इस्तेमाल नहीं करेगा। कौन करेगा? आप 1 लाख रुपए का इस्तेमाल करेंगे। वो 1 लाख रुपया है किसी और का, पर इस्तेमाल आप कर रहे हैं। तो वो कहेगा ना कि मेरे पैसे का इस्तेमाल अगर आप करें तो मुझे कंपनसेशन में कुछ दीजिए। तो जो कंपनसेशन में आप देते हैं, जो मनी आप उस 1 लाख से एक्स्ट्रा जो उसको पे करते हैं, दैट इज अ इंटरेस्ट। क्लियर है? सो बेसिकली इंटरेस्ट जो होता है वो परसेंटेज के फॉर्म में कैलकुलेट होता है। किस पे? प्रिंसिपल अमाउंट पे। जितना लोन का अमाउंट होता है, जितना मनी बोरो की गई है, उसी अमाउंट पे आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। वो परसेंटेज के टर्म में बताया जाता है। अब ये जो परसेंटेज होता है इंटरेस्ट रेट का, वो फिक्स्ड और फ्लैक्सिबल दोनों हो सकता है। फिक्स्ड और फ्लैक्सिबल का मतलब होता है कैसे? कि मान लीजिए हमने बैंक से उधार लिया पैसा। अगर हमने बैंक से उधार लिया तो या तो हम ये कहते हैं कि भाई हम 9% का इंटरेस्ट रेट मान लीजिए चल रहा है। बैंक कहती है कि अगर आप हमसे पैसा उधार लेंगे तो हमें इन रिटर्न 9% के हिसाब से दीजिए, ठीक है। तो अगर 9% बैंक बोल रही है, और ये जब तक हम उधार लिए हैं, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए लिए, 2 साल के लिए लिए, जब तक हम उधार का लिए हैं कि उधार का पैसा हम 2 साल बाद वापस करेंगे, तो उस 2 साल तक हमको क्या देना पड़ेगा? उसी 9% से अगर देते रहना पड़ेगा। जब तक हम पैसा रिटर्न नहीं कर देते, तब तक हमको उसी रेट से, जो बैंक ने बोला है, उसी रेट से पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। तो उसे हम कहते हैं फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। जैसे 9% फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट हो गया। एक होता है फ्लैक्सिबल इंटरेस्ट रेट। फ्लैक्सिबल इंटरेस्ट रेट क्या होता है? ये बैंक क्या करती है
जैसे कि आपका एक बेस रेट आता है, पीएलआर जिसे कहते हैं, प्राइम लेंडिंग रेट या बेस रेट। सो बेसिकली बेस रेट के बेसिस पे आपसे चार्ज किया जाता है। बेस रेट हो गया प्लस आपका 4% 6% जो भी है। तो मान लीजिए कि 4% चल रहा है, आपका जो भी रेट चल रहा है, मतलब गवर्नमेंट या आपकी आरबीआई जो डिसाइड की है, तो बेस रेट के हिसाब से उसमें ऐड हो जाता है। अगर 4% है तो 4 + 2 6% के रेट से आपको इंटरेस्ट देना है। अब जब भी ये रेट रिवाइज होगा, जब भी आरबीआई गवर्नमेंट रेट्स में चेंज करेंगे, वेरिएशन करेंगे और रेट बदलेगा, तो उस वक्त आपका इंटरेस्ट रेट भी चेंज हो जाएगा। हो सकता है आपने जब बोरो किया तब 11% चल रहा था, पर आप जब तक लोन वापस करना, उस बीच में कभी 9% हो गया, कभी 6% हो गया, कभी 10% हो गया, कभी 12% हो गया, कभी 15% हो गया, कभी 11% हो गया। तो मतलब वो रेट ऐसे वेरी कर सकता है, तो उसको कहते हैं फ्लैक्सिबल। इतना वेरिएशन नहीं आता है, फिलहाल वेरिएशन आता है, तो उसको हम कहते हैं फ्लैक्सिबल इंटरेस्ट रेट, जो कि इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं है, वो पीएलआर बेस हो जाता है। ठीक है, प्राइम लेंडिंग रेट पे बेस्ड हो जाता है वो। ठीक है, सो बेसिकली इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या हो गया कि इंटरेस्ट एक तरीके से उस पार्टी को पेनलाइज करती है, उस पार्टी पे फाइन लगाती है, पेनाल्टी लगाती है कि आपने दूसरे का पैसा इस्तेमाल किया। वहीं दूसरे को रिवॉर्ड देती है, वो पैसा जो आपसे पेनाल्टी के रूप में आपको देना पड़ रहा है, वही दूसरे के लिए रिवॉर्ड हो गया। क्यों? क्योंकि उसने एक रिस्क लिया और आपको पैसा दिया, वो खुद यूज़ नहीं करेगा उस पैसे का, और इस रिस्क पे कि पता नहीं आप वापस करेंगे कि नहीं करेंगे, आपको पैसा दे दिया। तो उस रिस्क के लिए और उस पैसे का इस्तेमाल ना करने के लिए, उस चांस को आपको देने के लिए उसे क्या मिलता है? रिवॉर्ड। तो इंटरेस्ट क्या हो गया? एक पार्टी के लिए एज अ फाइन हो गया कि आपने किसी दूसरे से पैसा लिया, आपकी ज़रूरत पे किसी ने मदद किया तो आपको कुछ देना चाहिए, आप कंपनसेट करिए उसको लॉस को। और दूसरा, दूसरी पार्टी के लिए वो रिवॉर्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनको बेनिफिट मिलता है। मिलता क्यों है? क्योंकि आपने ऐसा अपना सैक्रिफाइस किया। इज़ इट क्लियर? अब एक चीज़ समझिएगा, ये तो इंटरेस्ट का, जब अभी आप सुन रहे हैं इंटरेस्ट रेट से, तो आप ऐसा सोच रहे होंगे कि इसका मतलब कि जो उधार लेने पे दिया जाता है वही इंटरेस्ट रेट हो गया। पर इसके दोनों एस्पेक्ट को समझिएगा, क्योंकि बीइंग एन इन्वेस्टर या बीइंग एन डिपॉजिटर, आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, कोई सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको इंटरेस्ट रिसीव होता है ना? तो फिर वो कैसे? मतलब इंटरेस्ट मतलब बोरो करने पे लगता है। तो अगर मैंने सेविंग बैंक में पैसा डिपॉजिट किया तो मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, ये कैसे हुआ? मैंने तो कोई उधार लिया नहीं, फिर मुझे इंटरेस्ट क्यों मिल रहा है? क्योंकि इंटरेस्ट का मतलब तो यही बोला गया कि बोरोड मनी पे जो एक्स्ट्रा चार्ज किया था, दैट इज़ इंटरेस्ट। तो अगर मैंने पैसा बैंक में डिपॉजिट किया तो फिर मुझे इंटरेस्ट कैसे मिलता है? उसको हम इंटरेस्ट कैसे कह रहे हैं? तो इस बात को समझिएगा कि जब भी आप बैंक में अपने पैसे को डिपॉजिट करते हैं तो आपको इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, आपका, या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट रिसीव करते हैं। तो अगर आपने बैंक में अकाउंट ओपन करवाया, तो सेविंग, मान लीजिए एग्जांपल के लिए सेविंग अकाउंट ओपन करवाया, तो भी हर बार आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता रहता है। 3% 4% से आपको इंटरेस्ट मिलता है, आपके अकाउंट में क्रेडिट होता जाता है। वो कैसे? तो वो इस वजह से होता है कि बैंक क्या करती है, आपसे उस, आपने पैसा बैंक में जमा कर दिया, अब बैंक उसको अपने प्रीमाइस में रखती नहीं है। वो क्या करेगी? उस पैसे को किसी और को दे देगी। जो पैसा आपने डिपॉजिट किया है, उसी पैसे को वो उठा के किसी और क्लाइंट को, किसी और कस्टमर को एज अ लोन दे देती है। अब जब एज अ लोन दे देती है तो उससे बैंक को कुछ पैसा रिसीव होगा, इंटरेस्ट रिसीव होता है, और वही इंटरेस्ट का कुछ पोर्शन वो आपको क्रेडिट करती है। सोचिए, अगर आप बैंक से लोन लेने जाइए तो आपको 9%, 10%, 11% इस तरह के रेट पे लोन मिलेगा। वहीं आप पैसा जमा करने जाइए तो आपको 7%, 8%, 4%, 3%, सेविंग पे तो 3 या 4 मिलता है। अदरवाइज़ अगर आप कोई और सिक्योरिटी में करें तो 5%, 6%, 7%, बस इतना ही, मैक्स 8%, 9% तक आपको इंटरेस्ट मिलता है। पर लोन लेने जाइए तो आपको 10, 11, 12, 13 ऐसे जाके आपको इंटरेस्ट रेट पड़ता है। इसका मतलब जो बीच का रेट का डिफरेंस होता है ना, रेट का जो वेरिएशन है, वही बैंक का प्रॉफिट होता है। सो बेसिकली समझिएगा कि आप जब पैसा जमा करते हैं तो बैंक उस पैसे को किसी और को देती है और किसी और से इंटरेस्ट रिसीव करती है, और उसी के इंटरेस्ट का कुछ पोर्शन आपको क्रेडिट करती है। क्लियर है? और इस बात को समझिएगा, जब भी आप पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं, सेविंग में या किसी भी में, जब भी आप डिपॉजिट करते हैं या जब भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी को, मान लीजिए किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो आप पॉइंट समझिएगा, आप तो कह रहे हैं कि मैंने अपना एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट किया कि उससे मैं पैसा कमाऊं, है ना? जो इंटरेस्ट है वही पैसा एक्स्ट्रा हो गया। आप उसको जमा किए, आपने उसको इन्वेस्ट किया कि आप पैसा कमा रहे हैं। पर दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, जहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया है उसने तो आपसे पैसा उधार लिया है ना, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी, उधार क्या होता है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई जो लिया उसको वापस करो, तो वो उसके लिए तो उधार हो गया। तो इसी तरह जब आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं पैसा, तो आप तो अपना पैसा डिपॉजिट करें, मेरा एक्स्ट्रा पैसा था मैंने उठा के बैंक में रख दिया,
पर बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए तो बैंक के लिए तो वो उधार हुआ ना, उन्होंने आपसे उतना पैसा ले रखा है, आप जब मांगोगे उनको वो पैसा देना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए वो आपको इंटरेस्ट पे करती हैं। इज इट क्लियर? इसीलिए बैंक्स में अगर देखेंगे तो जितने भी जो आप सेविंग अकाउंट्स खुलवाते हैं, पीपीएफ खुलवाते हैं, आरडी खुलवाते हैं, फिक्स डिपॉजिट खुलवाते हैं, ये पैसे जो भी आप इस तरह से जमा करते हैं बैंक में, जो भी पैसा जमा होता है, डिपॉजिट जो भी होते हैं, वो सारे बैंक के लिए लोन होते हैं। बैंक की जब बैलेंस शीट बनती है, जब बैंक अपना अकाउंट क्रिएट वो करती है, तो वो क्या कहती है, वो सब लोन कहती है, क्योंकि उसको वो वापस करना है। और बैंक जो आपके ही पैसे को किसी दूसरे को देती है, जो लोन बांटती है, बैंक जो लोन देती है, बैंक उसे एसेट्स कहती है, क्योंकि वो पैसा उसको वापस मिलने वाला है, उसने दिया, उसको पैसा वापस मिल जाएगा, वो बैंक के लिए एसेट्स होती है। तो जितने भी लोन होते हैं वो बैंक के लिए एसेट्स होते हैं, और जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं वो बैंक उसको लायबिलिटीज़ कहती है। क्लियर है? तो ये ही आपका मतलब है। तो इंटरेस्ट का सिंपली मतलब जो मॉनेटरी चार्जेस बोरोड अमाउंट पे लगाए जाते हैं वो आपका इंटरेस्ट हो जाता है। क्लियर है? सो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि इंटरेस्ट किसे कहते हैं, और इंटरेस्ट रेट क्योंकि ये परसेंटेज के टर्म में आता है, हमेशा उस परसेंटेज टर्म में डिनोट किया जाता है, इसलिए इसको हम रेट कहते हैं। अब हम बात करेंगे ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है? सो बेसिकली जो भी फैक्टर्स हैं ना वो इकोनॉमी बेस्ड फैक्टर होते हैं, इसीलिए उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर कहते हैं। और ये फैक्टर्स कौन कौन से हैं इसको देख लेते हैं। तो एक हो गया हमारा डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, मनी की कितनी डिमांड है या मनी की कितनी सप्लाई है, ये डिसाइड करती है कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है या कम है। इसी तरह गवर्नमेंट की बोरोइंग, गवर्नमेंट अगर उधार ले रही होती है तो वो भी इम्पैक्ट करती है, अफेक्ट करती है इंटरेस्ट रेट को, कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा। इन्फ्लेशन रेट आपका कैसा है वो डिटरमाइन करता है कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है या कम रहेगा। मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज़ जो होती हैं वो भी डिसाइड करती हैं कि इंटरेस्ट रेट कम या ज़्यादा रहेगा। अभी एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी की। देखिए डिमांड ऑफ मनी समझिए, फिर सप्लाई ऑफ मनी चाहिए। डिमांड ऑफ मनी मतलब क्या? देखिए कोई भी चीज़, मनी छोड़ दीजिए, किसी भी चीज़ की अगर बहुत लोग कोई चीज़ मांग रहे हैं, बहुत लोग, बहुत डिमांड आ रही है, आप हैं, आप मान लीजिए ओनर हैं और आपका कोई प्रोडक्ट है, उसकी बहुत डिमांड है, लोग मांगे जा रहे हैं आपसे, तो आपके मन में नहीं आएगा कि उसका रेट ज़्यादा कर देते हैं जिससे आप ज़्यादा पैसे कमा सकें, है ना। तो जब डिमांड हाई होती है किसी भी चीज़ की, चाहे वो मनी हो, चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो, चाहे वो कोई सर्विस हो, कोई भी चीज़ जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी उसकी प्राइस भी ज़्यादा होगी। ठीक, जिसकी डिमांड कम होगी उसकी प्राइस भी कम होगी। जो चीज़ कम मांगी जाती है वो सस्ती मिलती है, जो चीज़ ज़्यादा मांगी जाती है वो महंगी हो जाती है। ठीक, इसी तरह सप्लाई, जो चीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही होगी, बहुत ज़्यादा है, वो सस्ते में मिल जाएगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है, लोग खरीद ही नहीं रहे हैं, तो क्या करें उस चीज़ का, तो उसका प्राइस कम कर दिया जाता है। इसी तरीके से जो चीज़ कम होती, सप्लाई जिसकी कम होती है, कम मार्केट में रहती है, तो उस चीज़ का पैसा ज़्यादा कर देते हो, मतलब उस पर चार्जेस ज़्यादा लगा देते हैं। इज इट क्लियर? अब इसी को समझिए मनी के टर्म्स में। तो जब भी मनी की डिमांड बढ़ती है, मनी की डिमांड बढ़ने का क्या मतलब हुआ? क्रेडिट जब इंक्रीज करता है, क्रेडिट का मतलब लोन, जब बहुत सारे लोगों को पैसे की ज़रूरत है, लोन लेने के लिए सब एगर हैं। मतलब अभी आज के टाइम पे आप देखिए तो आप देखेंगे कि अगर एक मोबाइल भी खरीदना है तो लोग लोन पे ले रहे हैं, है ना। हर चीज़ ईएमआई पे अवेलेबल है, हर चीज़ लोन पे ली जा रही है, तो इसका मतलब डिमांड फॉर मनी ज़्यादा है ना, क्रेडिट ज़्यादा मांगी जा रही है। इनकी क्रेडिट मतलब क्या, मतलब मनी का ही तो फॉर्म है ना। तो जहाँ पे डिमांड इंक्रीज हो जाती है मनी की, मतलब क्रेडिट बहुत मांगा जाता है, तो फिर इंटरेस्ट रेट हाई हो जाता है। अब आज के टाइम पे अभी 3-4 साल पहले कंपेयर करिए और आज कंपेयर करेंगे, आपको इंटरेस्ट रेट कंपेयर टू 4 to 5 ईयर्स आपको इंटरेस्ट रेट इसमें ज़्यादा चार्ज किए जा रहे हैं। ठीक, तो जब डिमांड ज़्यादा होगी मनी की, मतलब लोग लोन ज़्यादा ले रहे होंगे, लोन ज़्यादा लेने का मतलब पैसे ज़्यादा चाहिए लोगों को, तो जब लोन ज़्यादा ले रहे होंगे, क्रेडिट ज़्यादा ले रहे होंगे, डिमांड जब क्रेडिट की इंक्रीज़ करेगी, मनी की जब इंक्रीज़ करेगी, तो उस वक्त इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। वहीं पर जब डिमांड क्रेडिट की कम हो जाएगी, मतलब मनी की डिमांड कम हो जाएगी, तो क्रेडिट जब डिक्रीज़ करेगी तो रेट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरीके से सप्लाई के फॉर्म में इसको समझिए कि जब क्रेडिट की सप्लाई बहुत ज़्यादा है, मतलब ईज़िली लोन बटेगा, है ना। वो बैंक कह रही है कि 4% 3% में लोन ले लीजिए, मतलब इतना बैंक के पास सप्लाई है, बैंक के पास इतना मनी है, बैंक के पास इतना मनी जाता कहाँ से है? बैंक अपना कुछ तो फंड नहीं मार्केट में कर रही है, बैंक उतना पैसा कहाँ से पाती है? बैंक पाती है आपसे, आप डिपॉजिट करते जाते हैं तो बैंक के पास एक्स्ट्रा मनी होता जाता है। अगर बैंक बहुत लोन बांटने को रेडी है, इसका मतलब बैंक के पास बहुत पैसा है। बैंक के पास बहुत पैसा है, इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारा पैसा इकोनॉमी से बैंक के पास आया, मतलब पब्लिक से बैंक के पास आया। इसका मतलब मनी की सप्लाई मार्केट में क्या है, ज़्यादा है। तो जब मनी की सप्लाई ज़्यादा, भी ये अलग मैटर है कि किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है, तो जिसके पास कम है वही लोन लेने आ रहा होगा। तो जब मनी की सप्लाई ज़्यादा होती है
होगी और क्रेडिट ईजिली अवेलेबल होगा, क्रेडिट की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, तो ऐसे केस में इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो जाएंगे। जो चीज़ ज़्यादा होगी उसका रेट कम लगेगा, है ना। आप एकदम नॉर्मल कॉन्सेप्ट समझिए। और वहीं पे जब चीज़ सप्लाई कम हो जाएगी तो वो हो जाएगा क्या, उसका रेट बढ़ जाएगा। एकदम क्लियर कट कॉन्सेप्ट है। जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है उसका प्राइस भी ज़्यादा होता है, जिस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होती है उसका प्राइस कम होता है। जब ज़्यादा अवेलेबल रहेगा तो प्राइस कम, जब कम रहेगा, कोई चीज़ एकाध दिखती है तो बहुत अच्छी लगती है और उसका रेट भी हाई हो जाता है। तब क्लियर है। अब इस सबको हम और अच्छे से समझाते हैं। सपोज करिए अगर आप अपने बैंक में अकाउंट ओपन कराते हैं, वैसे ये क्रेडिट वाली बात को मैं अच्छे से क्लियर कर दूं कि मान लीजिए आप बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराते हैं, तो आपने क्या किया, आपने अपना पैसा बैंक को उधार दिया, आप लेंडर हो गए, आपने पैसा बैंक को दे दिया, बैंक ने उधार ले लिया आपसे, क्योंकि जब भी आप उस पैसे को जो डिपॉजिट किया जब भी मांगेंगे बैंक को देना पड़ेगा वो पैसा। तो बैंक ने उधार लिया, अब बैंक क्या करेगी, उसको उस पैसे को किसी और को उधार देगी, किसी और कस्टमर को उधार देगी, है ना। तो अगर बैंक ज़्यादा उधार दे रही है इसका मतलब ज़्यादा क्रेडिट अवेलेबल है इकोनॉमी में, और जब ज़्यादा क्रेडिट अवेलेबल है इसका मतलब क्रेडिट की सप्लाई ज़्यादा है, क्रेडिट सप्लाई इंक्रीज कर रही है। जब क्रेडिट की सप्लाई इंक्रीज करेगी तो उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। बोरोइंग की प्राइस क्या है, इंटरेस्ट प्राइस मतलब क्या, जो पे करना है। तो आप बोरो करते हो, कुछ पैसा उधार ले रहे हो, तो पैसा उधार लेने के लिए आपको क्या पे करना पड़ रहा है, इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा पैसा। वो इंटरेस्ट जो है एक्स्ट्रा पैसा ही तो है, तो वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, प्राइस डिक्रीज कर जाएगी। इज इट क्लियर। तो इस तरह डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी भी रेट को बढ़ाते या घटाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गवर्नमेंट बोरोइंग के बारे में। तो गवर्नमेंट बोरोइंग, जब भी गवर्नमेंट बोरो करती है, ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हो जाता है। अब गवर्नमेंट बोरो क्यों करती है, डेफिसिट फाइनेंसिंग जब भी केस आता है तो उस वक्त गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ता है। अब डेफिसिट फाइनेंसिंग का केस क्यों आता है, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट जब आता है, फिस्कल डेफिसिट क्या है, डेफिसिट बजट क्या होता है। सो बेसिकली जब भी गवर्नमेंट जितना है नहीं उससे ज़्यादा खर्च करेगी, मतलब आपके पास पैसे कम है और खर्चा आप ज़्यादा करेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में होगा क्या, आपको जब एक्स्ट्रा खर्चा कर देंगे तो उसको कहीं से तो पाना पड़ेगा ना। तो उसको मीट आउट करने के लिए, एक्स्ट्रा एक्सपेंड को मीट आउट करने के लिए आपको पैसे उधार लेने पड़ते हैं, राइट। अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझेंगे तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट को पैसा आता कहाँ से, गवर्नमेंट को पैसा आता है ये जो टैक्सेस वगैरह हम पे करते हैं, इनडायरेक्ट डायरेक्ट, जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, जो भी टैक्सेस आप पे करते हैं वो सब गवर्नमेंट की रेवेन्यू के सोर्स है। इसके अलावा गवर्नमेंट अगर कहीं पे अपने पैसे का बॉन्ड लेके रखी है, गवर्नमेंट ने कहीं इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो उस पर जो रेवेन्यू आती है वो गवर्नमेंट की रेवेन्यू बन जाती है, उस पर जो इनकम आती है वो गवर्नमेंट की रेवेन्यू हो जाती है। इसी तरह से अगर आप बैंक से कोई लाइसेंस ले रहे हैं, है ना, आप कोई फीस पे कर रहे हैं, कोई चार्जेस बैंक आप पेनाल्टी लगाती है, आप वो चार्जेस पे करते हैं, वो सब बैंक की वो सब गवर्नमेंट की रेवेन्यू बनती है। तो गवर्नमेंट अगर कोई भी चार्जेस आप पे चार्ज करती है और कोई भी फीस आपसे मांगती है, कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म भर रहे हैं, कोई भी लाइसेंस बनवाना है, जहाँ पे भी आपको गवर्नमेंट के लिए चार्ज देने पड़े, वो सब गवर्नमेंट की रेवेन्यू बन जाती है। और उसके बाद गवर्नमेंट के पैसों का क्या करती है, इन्हीं पैसों से वो आप पे खर्चा करती है, पब्लिक पे खर्चा करती है, स्पेंड करती है। मतलब कैसे, जैसे कि रोड बनवा रही है, हॉस्पिटल बनवा रही है, स्कूल कॉलेजेस खुलवा रहे हैं, या अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नए नए वेपन्स परचेज किए जा रहे हैं, आर्मी को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, लोगों को सैलरी बांटी जा रही है। ये सारा खर्चा कौन करता है, आपकी गवर्नमेंट करती है। कहाँ से करती है, इन्हीं रेवेन्यू से करती है। इज इट क्लियर। तो हमारे हमारे अगर इंडिया की बात करती हूँ तो हमारे यहाँ पे पहले एक्सपेंडिचर का बजट बनता है कि हमें खर्चा कितना कितना करना है, क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री है, हमें अपने देश को डेवलप करना है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें पहले ये देखना होता है कि हमें खर्चा कितना कितना करना है। तो पहले खर्चे का बजट बनाते हैं, अब खर्चे के बजट से हम रेवेन्यू का बजट बनाते हैं। तो हमारे यहाँ पे पहले एक्सपेंडिचर का बजट तैयार होता है कि हमें कितने खर्चे करने हैं, एंड देन उससे मीट आउट करते हैं अपने रेवेन्यू को। तो जब भी एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, रेवेन्यू कम होगा, तो डेफिसिट तो होगा ही, घाटा। डेफिसिट मतलब क्या, घाटा। तो घाटा हो गया। तो अब उसको जब आपने घाटे का बजट बना लिया, आपने घाटा कर दिया, तो उसी को कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। तो अब उसको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। वो घाटे का अब आपने बनाया तो आपको खर्चे तो करना ही करना है। अब वो आप कहाँ से पूरा करेंगे, तो वो आप पूरा करने के लिए क्या करेंगे, अलग अलग सोर्सेज से करेंगे, लोन लेंगे। मतलब आप कौन, गवर्नमेंट लोन लेगी, है ना, या बॉन्ड्स वगैरह करेगी। तो पब्लिक से लोन ले सकती है, इंटरनेशनल से लोन ले सकती है। पब्लिक से लोन मतलब जो गवर्नमेंट बॉन्ड इशू होते हैं, तो आप परचेज करते हैं तो क्या हुआ, आपका पैसा गवर्नमेंट के पास चला गया ना, तो उधारी तो हुआ, गवर्नमेंट उसे वापस करेगी। हर एक के दो पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप अपनी साइड से इन्वेस्टमेंट कहते हैं और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो उधार हुआ। तो फिर इस
तरीके से गवर्नमेंट बोरो करती है। तो जब भी गवर्नमेंट बोरो करने को आती है तो उस वक्त इंटरेस्ट रेट हाई हो जाता है। इज इट क्लियर? तो ये हो गया आपका गवर्नमेंट बोरोइंग का। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्फ्लेशन रेट की। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, हमेशा याद रखिए, आपको कभी भी कोई कहता है कि फ्री में चीज़ मिल रही है, गवर्नमेंट आपको फ्री में दे रहा है, या आपको गवर्नमेंट इतना दे रहा है, या इतना पैसा आपके अकाउंट में जमा होगा, या ऐसे होगा, ये चीज़ फ्री में मिल जाएगी, आप समझिएगा ये फ्री कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि फ्री इन द सेंस व्हाट, कि अगर आपने ज़्यादा, आप इतना बता रहे हैं कितना खर्चा करेंगे, आप फ्री में बांटेंगे तो खर्चा करेंगे तो रिवेन्यू तो जनरेट करेंगे। अगर आपने ऐसे रिवेन्यू नहीं जनरेट की तो आप उधार लेके करेंगे, उधार लेंगे चाहे इंटरनेशनल चाहे नेशनल, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? आप ही करेंगे। उसका इंटरेस्ट कौन पे करेगा? हमारे देश को करना पड़ेगा। हमारे देश में कौन करेगा? हम ही लोग करेंगे। ज़्यादा हम पर टैक्स लगाया जाएगा या कुछ किया जाएगा। तो बात समझिएगा कि ये सब कुछ एक सर्कल की तरह है, कुछ भी फ्री नहीं होता। इसलिए माइंड को क्लियर करके सोचना चाहिए कि जो चीज़ें कन्वीनिएंट हो, जो चीज़ें सही हो, कहीं कुछ माफ़ी नहीं होनी चाहिए, कहीं कुछ नहीं चाहिए। लीगली अगर हर चीज़ चलती है तो आपकी इकॉनमी भी लीगली चलेगी। और हमारे यहाँ हमेशा घाटे का बजट बनता है, अक्सर घाटे का बजट ही रहता है हमारा। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं, इन्फ्लेशन रेट की बात करते हैं। अब जब हम इन्फ्लेशन रेट की बात कर रहे हैं तो वो इंटरेस्ट रेट को कैसे अफेक्ट करती है? अगर इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा रहेगा तो इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा रहेगा। ठीक है, ये कैसे? अब देखिए, ये इसलिए होता है कि अगर आपने लोन बांटा है ना, आपने लोन दे दिया, तो आपने अपना पैसा किसी दूसरे को दे दिया। अब आपने पैसा दूसरे को दे दिया, अब दूसरा 5 साल के बाद वापस करेगा। 5 साल के बाद वो जो वापस करेगा वो वही पैसा, जितना लिया था उतना ही पैसा वापस करेगा। पर उस पैसे से आज जो आप खरीद सकते थे, क्या 5 साल बाद वही खरीद पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। आप 5 साल बाद वो चीज़ नहीं खरीद पाएंगे, उससे ज़्यादा पैसे पे लगेगा। क्यों? क्योंकि प्राइसेस बढ़ चुकी रहेंगी, इन्फ्लेशन की वजह से प्राइसेस बढ़ चुकी रहेंगी। तो इस वजह से आप क्या कहेंगे कि भाई कंपनसेशन में आप वो पैसा मुझे 5 साल बाद वापस करिए, ठीक है, पर जो उसके बदले आप मुझे हर बार थोड़ा थोड़ा पैसा वापस कर रहे हैं, इंटरेस्ट, हमने आपको इतना पैसा दिया इसलिए आप मुझे इंटरेस्ट देंगे, वो ज़्यादा दे दीजिए, है ना। तो इन्फ्लेशन रेट की वजह से भी क्या हो जाता है, आपका इंटरेस्ट रेट हाई हो जाता है। जब इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है तो मतलब फ्यूचर में प्राइस ज़्यादा बढ़ने वाली है। जब फ्यूचर में प्राइस ज़्यादा बढ़ जाएगी और आप हमें उतना ही पैसा वापस करेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो आप हमें इंटरेस्ट के फॉर्म में वो पैसा देते रहिए। इज इट क्लियर? जिससे मेरी परचेसिंग पावर मेंटेन रहे, क्योंकि आपको लोन देने की वजह से मेरी परचेसिंग पावर डिक्रीज हो गई है। 5 साल बाद जब आप पैसा वापस करेंगे तो भी वो पैसा उस वैल्यू का नहीं रह जाएगा, उसकी परचेसिंग पावर कम हो चुकी रहेगी इन्फ्लेशन की वजह से। तो इंटरेस्ट रेट आप क्या करेंगे, हाई कर देंगे। अब सेम अपोजिट डिफ्लेशन में हो जाता है, अगर डिफ्लेशन है तो इंटरेस्ट रेट डिक्रीज कर जाएगा। इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट हमारा एक और है मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी मतलब जो आरबीआई पॉलिसीज बनाती है उसको मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, और फिजिकल पॉलिसी क्या होगी, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है उसको हम फिजिकल पॉलिसी कहते हैं। ठीक, तो आरबीआई हमारे यहाँ पे आरबीआई जो है मनी की सप्लाई पे बहुत कंट्रोल करती है, तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसीज़ के थ्रू कंट्रोल करती है। और इसी तरह गवर्नमेंट भी पॉलिसीज़ बनाती है, फिजिकल पॉलिसी जिसे कहते हैं, वो भी मनी सप्लाईज को अफेक्ट करती है। तो ये अगर मनी सप्लाई को अफेक्ट करेंगे तो बट ऑब्वियस सी बात है इंटरेस्ट रेट को भी अफेक्ट करेंगे। तो ये बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनको ये लोग कंट्रोल करते हैं थ्रू अ मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी, जिसकी वजह से आपके इंटरेस्ट रेट भी अफेक्ट होते हैं, वो हाई या लो रहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ये समझिएगा कि आरबीआई आपका सीआरआर रेट, एसएलआर रेट, रेपो रेट, इन सब में चेंजेस करती है, सब वेरिएशंस लगाती है। तो इनकी वजह से क्या हो जाता है, रेट जो होता है हाई या लो होता है। और इसी तरह से बैंक, जैसे फिजिकल पॉलिसी की बात करें, जैसे गवर्नमेंट है तो टैक्स रेट में चेंजेस करती है, या और भी कोई पॉलिसीज़ ला रही है तो उसके थ्रू चेंज करती है। तो उन सब की वजह से क्या होता है, आपका इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाता है। अब ऐसे समझिएगा, एक मैं एग्जांपल बस बता देती हूँ। ये सीआरआर, एसएलआर एक काफ़ी बड़े टर्म्स हैं, ये एक टेक्निक है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव टेक्निक्स होती हैं, उसी में ये कंट्रोल करने की एक टेक्निक्स है। तो मैं एकदम शॉर्ट में इसको समझाती हूँ कैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है या घटता है। सीआरआर की बात कर लेते हैं, जैसे कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो ये कहता है कि बैंक के पास जब पैसा डिपॉजिट होके आता है, मतलब पब्लिक का पैसा जब बैंकों के पास आता है, तो बैंक वो पूरा पैसा दूसरे को उधार नहीं दे सकती है। और बैंक तो चाहेगी कि पूरा का पूरा पैसा उधार बांट दे। क्यों? क्योंकि वो जितना पैसा वो उधार देगी उससे उसको उतना इंटरेस्ट मिलेगा, तो उसकी इनकम होगी। तो बैंक तो हमेशा चाहेगी ज़्यादा ज़्यादा उधार दे दे, जितना पैसा डिपॉजिट हो सब उधार बांट दे। लेकिन इससे क्या होगा कि बैंक की क्रेडिट वर्दीनेस खराब हो सकती है, क्योंकि जब पब्लिक अपना पैसा वापस मांगेगी तो बैंक कहाँ से देगी अगर सब उधार बांट दी रहेगी। तो इसीलिए आरबीआई कहती है कि आप बैंकों को सीआरआर मेंटेन करना मैंडेटरी है, मतलब कैश को रिजर्व करना मैंडेटरी है, कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर। ठीक है, तो आपको जो भी आपके पास डिपॉजिट्स आता है उस डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज आप इन अ फॉर्म ऑफ कैश अपने पास ही सेफ रखिए। ठीक है, आपको हमेशा कैश के फॉर्म में इसको रखना पड़ेगा। तो अब आपके पास अगर 100 है और 100 में से बैंक ने कह दिया
कि आपको 10% CRR रखना है, तो मतलब आपको 100 में से 10 तो रख लेना है, तो सिर्फ 90 का ही लोन आप बांट सकते हैं, है ना। तो अब 90 का लोन बांटेंगे तो उस हिसाब से आपकी मनी सप्लाई होगी। अब बैंक अगर इसको 20 कर देगी तो अब आप 80 का ही लोन बांट सकते हैं, तो मनी की सप्लाई कम हो गई, है ना। अब 80 ही लोन बढ़ सकती है, तो जब मनी की सप्लाई कम हो जाएगी तो रेट हाई हो जाएगा। तो अगर इधर CRR का रेट बढ़ेगा तो आपका इंटरेस्ट रेट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि मनी की सप्लाई कम हो जाएगी। अब ज़्यादा पैसा यहीं रख लेना है, बैंक के पास ही रखना है। और अगर बैंक कहती है कि नहीं, अब सिर्फ 5% का CRR रखो, तो अब 100 में से 5% मतलब सिर्फ 5 ही रखना है, 95 का आप क्या कर सकते हैं, लोन बांट सकते हैं। तो मनी की सप्लाई बढ़ गई, मनी की सप्लाई बढ़ गई तो इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये रेट इस तरीके से आपके इंटरेस्ट रेट को अफेक्ट करते हैं। सो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।